हेलो एवरीवन, हमने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 खत्म कर लिया है और उसके बाद जो आखिरी एक्ट बचता है जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेबस पे इंक्लूड है वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। लेकिन उससे पहले सिविल अधिकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कुछ नियम है और उन नियमों के बारे में परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के पेपर को उठा के देख सकते हो, है ना। तो जो हमारा अधिनियम है 1989 उसमें आप अगर धारा 23 में देखोगे तो उस धारा 23 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है और उसी शक्ति के बल पर कह सकते हैं उसी शक्ति के बल पर केंद्र सरकार ने 1995 में कुछ नियमों को बनाया है या फिर नियमों को प्रकाशित किया है और इन नियमों की संख्या है 18। ये नियम कितने हैं? ये है 18, ठीक है। तो 18 नियम बनाए हैं और इन 18 नियमों को इतना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है ना। आपको केवल कुछ चीजें इनके बारे में जाननी होगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि अगर आप इतने ज्यादा डिटेल में हर किसी के चले गए तो सिलेबस इतना बड़ा है और आप को मतलब एक टॉपिक के भी अगर डिटेल में गए वो भी आपको अच्छे से याद नहीं रह पाएगा। इसलिए आप उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर है टोटल नियम 18 और इन नियमों में हम 18 नियमों को दो भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम 9 में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले बार में हम पढ़ेंगे 9 नियम और दूसरी बार में हम पढ़ेंगे 9 नियम। स्टार्टिंग के जो 9 नियम है वो हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नियम नंबर 1 से। पहला नियम क्या है, ठीक है। कितने हैं ये नियम? 18। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये नियम बनाया किसने है? ये नियम बनाया है केंद्र सरकार ने। और किस बेस पे बनाया है? यह नियम बनाया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 23 में जो भी केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई है नियम बनाने की, है ना, उस बेस पर केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं। ये नियम बनाए गए हैं 1995 में और इनकी संख्या है 18। नियम नंबर फर्स्ट कहता है संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। किस चीज का संक्षिप्त नाम? इस नियम का संक्षिप्त नाम, ठीक है। जिस प्रकार आप अगर अधिनियम को पढ़ते हो किसी भी अधिनियम को तो पहला जो उसका अध्याय या धारा होती है उसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ को इंडिकेट करती है, उसे बताती है। उसी प्रकार जो नियम फर्स्ट है ये भी इस नियम का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ बताता है। तो संक्षिप्त नाम की अगर चर्चा करें तो क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम, अधिनियम की जगह नियम 1995, ठीक है। 1989 मत कर देना आप। ये क्या नाम है? इसका संक्षिप्त नाम क्या है? नियम 1 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995। अब बात आती है प्रारंभ की। ये प्रारंभ कब से होगा? तो ये जो नियम है ये प्रारंभ तभी से होगा जब राजपत्र में ये प्रकाशित कर दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। गजट में जब से प्रकाशित कर दिया जाएगा, मतलब कि जब से इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा तभी से ये क्या माना जाएगा? प्रारंभ माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है नियम 1 कंप्लीट। पढ़ाने के साथ ही साथ आप याद करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अगर आप बात के लिए पेंडिंग छोड़ देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और थोड़ा आपको कठिनाई भी आ सकती है। तो नियम फर्स्ट में बस इतनी ही चीज़ें थी। सेकेंड, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में बताई गई है परिभाषाएं। किस चीज की परिभाषाएं? इस नियम के अंतर्गत जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों की परिभाषा क्या ली जाएगी, है ना। तो वो चीज बताई गई है परिभाषाओं के अंतर्गत। अब परिभाषाओं में सबसे पहले बताया गया है
अधिनियम, क्या बताया गया है? अधिनियम। यहाँ पर अधिनियम से विपरीत क्या है? यहाँ पर अधिनियम से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इस नियम के अंतर्गत जहां पर भी अधिनियम शब्द आएगा, अधिनियम शब्द का अर्थ आप क्या समझेंगे? SC/ST एक्ट 1989। ठीक है, आपको उससे इधर कोई भी अधिनियम नहीं समझना है, ना तो 1955 वाला, ना तो 1993 वाला। ओके, तो काम में था अधिनियम। उसके बाद दिया हुआ है आश्रित। अब आपको यहाँ पर इतनी ज्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं जाननी है, ठीक है। जैसे आप अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाओं को देखते हुए चले गए थे कि किस धारा में किस चीज की परिभाषा दी गई है, वहां यहाँ पे भी आपको यही चीजें याद रखनी है। आश्रित, आश्रित तो आप समझ ही गए होंगे, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति पर जो भी आश्रित व्यक्ति हैं उनको इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे उसका पुत्र, नाबालिग पुत्र, उसकी पत्नी, या फिर पीड़ित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो चुकी है तो उसकी विधवा, तो ये सारे जो लोग हैं वो आश्रित के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो पहला नियम 2 में हम देख रहे थे परिभाषाएं, और परिभाषाओं के अंतर्गत का नंबर था अधिनियम, 1989 वाला अधिनियम से विपरीत है। दूसरा था आश्रित। जो तीसरा है वो है परिलक्षित क्षेत्र। परिलक्षित क्षेत्र, इसका मतलब क्या है? परिलक्षित क्षेत्र का मतलब है, आप समझ सकते हैं, अत्याचार ग्रसित क्षेत्र से। अत्याचार क्षेत्र या अत्याचार ग्रसित क्षेत्र मतलब अगर जांच के दौरान ये आभास होता है कि वह क्षेत्र जो है वो वहां पर अत्याचार हो सकता है, तो उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रसित क्षेत्र या अत्याचार क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। और अत्याचार क्षेत्र को ही यहाँ पर परिलक्षित क्षेत्र के माध्यम से बताया गया है। तो कभी अगर इस नियम के अंतर्गत परिलक्षित क्षेत्र आता है तो उसका मतलब आप समझेंगे अत्याचार क्षेत्र से। देन गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, ठीक है, NGO वगैरह। उसके बाद यहां पर बताई गई है अनुसूची। आपको पूरी चीजें रटनी नहीं है इसके अंतर्गत, है ना, क्या ये क्या है, या फिर आश्रित की परिभाषा आप रटने लग जाओ, अनुसूची रटने लग जाओ। आपको केवल एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है। तो का क्या हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, का हो गया अधिनियम, खा हो गया आश्रित, गा हो गया परिलक्षित क्षेत्र या अत्याचार क्षेत्र, घा हो गया गैर सरकारी संगठन, और अंगा हो गया अनुसूची। चा हो जाएगा धारा। धारा, अब कहीं पर भी धारा आएगा तो धारा का मतलब आप क्या समझेंगे कि अधिनियम के अंतर्गत जो भी धाराएं दी गई हैं, है ना, धारा कहीं पर भी आता है तो आप उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं हैं उससे ही आप इसे समझेंगे। यहाँ पे अलग से कोई धाराएं नहीं दी गई हैं, ठीक है, धारा वही है जो कि अधिनियम के अंतर्गत थी। नेक्स्ट है राज्य सरकार, ठीक है, और उसके बाद ये बताया गया है कि इस नियम के अंतर्गत कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे जिन शब्दों की परिभाषा नियम 2 के अंतर्गत नहीं दी गई है। तो उन शब्दों की परिभाषा कहाँ से समझी जाएगी? तो इसमें यह बताया गया है कि जिन शब्दों की परिभाषा इस नियम के परिभाषाओं के अंतर्गत नहीं दी गई है, उनकी परिभाषाएं अधिनियम में दी गई परिभाषाओं से समझी जाएंगी। समझ रहे हैं? अधिनियम में जो भी परिभाषाएं हमने पढ़ी थी वही परिभाषाएं यहाँ पर भी ली जाएंगी। तो इस तरह से हो जाता है हमारा नियम नंबर 2 कंप्लीट। ठीक, तो नियम नंबर 1 में क्या था? संक्षिप्त नाम, विस्तार नहीं, प्रारंभ, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। नियम नंबर 2 में था परिभाषाएं, और आपने अलग अलग परिभाषाएं देखी। अब हम आते हैं नियम नंबर 3 में। नियम 3 में है
धनात्मक और निवारक उपाय। निवारक उपाय, ठीक है। ये तो शब्द से ही पता चल रहा है, वाक्य से ही पता चल रहा है कि अत्याचार होने से पहले की स्थिति में और अत्याचार हो जाने की बाद की स्थिति में जो उपाय किए जाएंगे वो इस नियम के अंतर्गत बताए गए हैं, ठीक है। कभी भी किसी पीड़ित के ऊपर यदि अत्याचार होने वाला हो उसके पहले बचाव के लिए क्या उपाय किए जाए, या फिर जो अपराध है वो हो जाने के पश्चात उस पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या उपाय किए जाए, वही उपाय जो है वो नियम नंबर 3 के अंतर्गत बताए गए हैं, ठीक। नियम नंबर 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, नियम नंबर 2 परिभाषाएं और नियम नंबर 3 उपायों के बारे में बताता है। नियम 4 क्या कहता है? जो नियम 4 है ये अभियोजक का पर्यवेक्षण एवं उसकी रिपोर्ट सौंपना या पेश करना, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर किसी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो तो आप ट्रिक बना के भी उसे संबंध करके उसका याद कर सकते हो। तो नियम 4 में अभियोजक का पर्यवेक्षण है और रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। यदि किसी पीड़ित व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध हो जाता है तो उसका पर्यवेक्षण करना और उसकी रिपोर्ट पेश करना कहाँ पर? विशेष न्यायालय में। ये चीज बताई गई है नियम नंबर 4 में। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 पुलिस थाने के भार साधक पुलिस अधिकारी को सूचना। क्या बताता है नियम नंबर 5? पुलिस थाने के भार साधक पुलिस अधिकारी को सूचना। देखिए अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी अपराध से संबंधित सूचना यदि पुलिस थाने के भार साधक किसी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आकर उन्हें यह सूचना देता है मौखिक रूप से किसी भी पुलिस थाने के भार साधक पुलिस अधिकारी को, तो पुलिस अधिकारी का यहाँ पर यह कर्तव्य बनेगा कि उस मौखिक जो सूचना उसे दी गई है, जो उसे मिली है मौखिक सूचना, उसे लेखबद्ध करे, ठीक है, उसे लिखित करे और लिखित करने के बाद वह सूचना पढ़ के वह सामने वाले को सुनाए। ठीक है। तो नियम नंबर 5 क्या कहता है कि पुलिस थाने के भार साधक पुलिस अधिकारी को यदि किसी अपराध की सूचना दी जाती है तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह उस सूचना को लेखबद्ध करे, लेखबद्ध करने के पश्चात यह पढ़कर उसे सुनाए। नियम नंबर 6, जो नियम 6 है वो अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण बताता है। अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण, अभी अलग से समझाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, ठीक है। मतलब कि यदि ऐसी सूचना पाई जाती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत या फिर इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है तो तुरंत यह कर्तव्य होगा अधिकारियों का कि वहां उस स्थल पर जाकर उसका निरीक्षण करें, जो पीड़ित व्यक्ति है उसे न्याय दिलाने की कोशिश करें, उसे संरक्षण देने की कोशिश करें, है ना। और ये जो अत्याचार पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी संपत्ति का जो भी नुकसान हुआ हो उसका एक ब्यौरा तैयार करे, उसके साथ जो जो अत्याचार हुए हैं उसका ब्यौरा तैयार करे। ना केवल वह चीज़ें मौखिक रूप से हो बल्कि उन सारी चीज़ों का, उन सारे जो ये ब्यौरा तैयार किए गए हैं उनको एक तरह से लिपिबद्ध किया जाए या फिर उन्हें लिख दिया जाए, लिखित रूप से एक खाका तैयार किया जाए। ठीक है। तो ये बताया गया है नियम नंबर 6 में।
नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 अन्वेषक अधिकारी के बारे में बताता है। अन्वेषक अधिकारी मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई अपराध होता है तो उस अपराध की जांच डीएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता। अन्वेषक अधिकारी देखिए अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण है ना, अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो कि पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से कम का ना हो। अन्वेषक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार या पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके पूर्व अनुमान मामले को समझने और मामले का अन्वेषण सही दिशा में कम से कम समय में भीतर करने की योग्यता और भावना को ध्यान में रखकर की जाएगी। समझ रहे हैं आप? जो इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध किया जाता है उस अपराध का अन्वेषण करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिसे कहा जाएगा अन्वेषक अधिकारी। और वह जो अन्वेषक अधिकारी होगा वो डीएसपी की रैंक से नीचे का नहीं होगा। और इस अधिकारी की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? उस अधिकारी की नियुक्ति या तो राज्य सरकार करेगी या तो किसी पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाएगी। और कैसे की जाएगी उसके पहले का विवरण देख के कि क्या इस व्यक्ति ने कभी कोई ऐसा केस हैंडल किया है और यदि किया है तो कितने समय में किया है ना, उसके पहले का जो भी ब्यौरा है वो सारी चीजें देख करके राज्य सरकार या पुलिस अधीक्षक एक अन्वेषक अधिकारी की नियुक्ति करेगा इस अपराध का अन्वेषण करने के लिए। और ठीक है, नियम नंबर 8 नियम नंबर 8 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना। संरक्षण कक्ष की स्थापना राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक के भार साधन में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना की जाएगी। संरक्षण कक्ष का मतलब तो समझ रहे होंगे कि मतलब ऐसे कक्ष की स्थापना की जाएगी जहां पर उससे किसी अन्य व्यक्ति से कोई खतरा ना हो। अन्य व्यक्ति का मतलब है जिस व्यक्ति ने उसके प्रति उसके खिलाफ कोई अपराध किया है। ठीक है, तो संरक्षण कक्ष की स्थापना की जाएगी। और यह जो कक्ष होगा वो देखते हैं हम कौन कौन से कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। यह जो कक्ष होगा यह परिलक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा। परिलक्षित क्षेत्र का मतलब है अत्याचार क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा कि आखिर जो उसका क्षेत्र है जहां पर अत्याचार किया गया है उसके आसपास का क्या कोई और भी क्षेत्र अत्याचार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, मतलब कि क्या वहां पर भी अत्याचार होने की संभावना है ना। तो ये सारी चीजें संरक्षण कक्ष के अंतर्गत आएंगी, मतलब ये सारी चीजें संरक्षण कक्ष के द्वारा की जाएंगी। परिलक्षित क्षेत्र में लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी इसके पास। साथ ही साथ परिलक्षित क्षेत्र में पुलिस विशेष बल तैनात करने के लिए या पुलिस चौकी विशेष पुलिस चौकी की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे मामले या फिर चाहे वो बड़े मामले हो, अक्सर ये बड़े मामलों के लिए स्थापित किया जाता है, तो इन सारे मामलों के लिए संरक्षण कक्ष की जो है स्थापना की जाएगी। नियम नंबर 9 नोडल अधिकारी का नाम निर्देशन। नोडल अधिकारी का नाम निर्देशन, ये है नियम नंबर 9 में। ये कैसे याद रहेगा? नियम नंबर 9 ना से 9 और ना से नोडल। ठीक है, इसे इस तरह से याद रख लीजिएगा। तो नोडल अधिकारियों का नाम निर्देशन राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्वेषण अधिकारी। अन्वेषण अधिकारी देखा था ना आपने, ये जो अन्वेषण अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी नियम 7 के अंतर्गत। तो ये जो अन्वेषण अधिकारी है और अन्य अधिकारियों के
का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी को, जो कि अधिमान्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित हो, नोडल अधिकारी नाम निर्देशित करेगी। ठीक है, देखिए इसमें इसके अंतर्गत कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा रटनी हो, आप बस ये चीजें फैक्ट के रूप में याद कर लो, क्योंकि ये नियम पूछा जाता है किस नियम में है, या कि नियम के अलावा कभी कभी धारा भी लिख देता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के अंतर्गत नोडल अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में की गई है, तो आपको बताना पड़ेगा धारा नंबर 9। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि संरक्षण कक्ष की स्थापना किसके अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत की जाती है, तो ये किया जाता है धारा 8 या फिर नियम नंबर 8। अन्वेषक अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के अंतर्गत की जाती है, तो ये की जाती है नियम नंबर 7। ठीक है, ये कोई जज या फिर ऐसा एग्जाम तो है नहीं, आपको पता होगा, आपको केवल एक जनरल तौर पर याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके 9 नियम और टोटल थे 18 नियम। बचे हुए 9 नियमों की चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, और जब ये सारे नियम खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और हमारी जो MPGK के लेक्चर हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे, 1 से 2 दिन में आपके सामने वो भी आने शुरू हो जाएंगे, और जल्दी कोशिश की जाएगी कि वो भी आपको कंप्लीट करवा दिया जाए। तो ये हो गया, और मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है टेस्ट के लिए, लाइव टेस्ट मैं रोज लगभग 30 जनवरी तक मैं आपके सामने रोज रात 9 बजे उपस्थित होंगी और आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी। क्वेश्चन जिस टॉपिक पर होंगे वो टॉपिक आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। टॉपिक ऐसे ही होंगे जिन्हें आप एक दिन में तैयार कर सको। ठीक है, काफी छोटे टॉपिक होंगे, इतने बड़े टॉपिक, लेंथी टॉपिक नहीं दिए जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि लगभग 30 जनवरी तक आपके लगभग टॉपिक जो MPPSC में आने लायक होते हैं, MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कंप्लीट करवा दिए जाए। सो अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना जो कि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और इस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो बेस्ट ऑफ लक।